हेलो। हाँ, तो जिसको भी जीएसटी का काम सीखना है वो मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जीएसटी जितना इजी तरीके से आपको सिखाया जा सकता है मैं उतना ही इजी कर दूँ। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि एक लेमैन भी जीएसटी सीख जाए, तो मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा। I think some noise are coming, so please ignore the noise and just focus on my video only. Okay, then you will understand the GST. Otherwise, that part will be skipped from your side. ओके। तो सबसे पहले देखिए, आपको जीएसटी का काम सीखना है। जीएसटी का काम में तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो इजीली मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन एक अच्छा जीएसटी प्रैक्टिशनर वही बनता है कि जिसको हार्ड जीएसटी का हर एक चीज़ नॉलेज में आता है, जिसको जिसका नॉलेज में सब कुछ रहता है वही तो अच्छे से काम कर सकता है ना। तो जीएसटी काम करने का साथ साथ आपको स्टडी भी करना होगा, बहुत सारा चीज़ का आपको नॉलेज भी लेना होगा। जीएसटी का कुछ केस स्टडीज होता है, ठीक है, वो कोर्ट का जो अपील होता है वो भी आपको देखना होता है। तो मैं हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करते रहूँगा, अब बस देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आता है कि जीएसटी है क्या। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या बोला मैंने? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, जो टैक्स है हमारा देश में, टैक्स दो तरीके का है। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मैं अगर एग्जांपल लूंगा तो वो क्या होगा? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मैं एग्जांपल लूंगा वो क्या होगा? वो होगा जीएसटी। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लेवी किया, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप टैक्स दे दो, मैं टैक्स दे दूंगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो इसे कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस वो टैक्स किससे ले रहा है? हमसे ले रहा है, कंज्यूमर से, कस्टमर से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा घुमा के लेता है गवर्नमेंट। और एक बार बताता हूँ, गवर्नमेंट ने टैक्स किसके ऊपर लेवी किया। लेवी मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मांगता है, ठीक है, चार्ज करता है। गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स चार्ज किया? बिजनेस के ऊपर। वो वाला टैक्स बिजनेस किससे ले रहा है? हमसे ले रहा है। हमसे पैसा लेके बिजनेस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इधर अगर गवर्नमेंट होगा, इधर बिजनेस होगा, और इधर हम लोग हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बिजनेस के ऊपर टैक्स लगाया, बिजनेस हमसे पैसा लेके गवर्नमेंट को देता है, इससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में और क्या क्या टैक्स लगता है? हमारे देश में इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब आप किसी फॉरेन से, विदेश से कोई सामान खरीदते हो, तो वो सामान इंडिया आने का पहले गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स ले लेगा, उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ऑफिसर वो वाला टैक्स लेता है। ये तो है। इसके अलावा और भी छोटा मोटा टैक्स है, जिसे अभी के लिए इग्नोर करना ही बेहतर होगा। जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है, कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेता है। किससे लेता है? एम्प्लॉयज से, जो लोग नौकरी करते हैं उसका ऊपर एक लिमिट रहते है, तो हर एक स्टेट में ही है। ठीक है, तो आते हैं अब जीएसटी के ऊपर। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी गुड्स का ऊपर भी लगेगा, सर्विस का ऊपर भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सामान हम लोग सेल कर रहे हैं उसका ऊपर जीएसटी लग रहा है, लेकिन हम तो बहुत सारा चीज़ों का भी सर्विसेज लेते हैं ना। जैसे कि मैंने यूट्यूब का प्राइम मेंबरशिप लिया, तो यूट्यूब जो कंपनी है
गूगल का जो कंपनी है वो मेरे को जो बिल भेजेगा, बिल का ऊपर क्या लिखेगा? कोई गुड्स भेजा है? नहीं भेजा। उन्होंने क्या दिया है, एक मंथ मुझे फ्री, मतलब ऐड नहीं दिखाएगा, उसके लिए मेरे से पैसे ले रहा है, वो तो एक टाइप का सर्विस ही है ना, तो उस सर्विस का ऊपर भी जीएसटी लगाएगा। ठीक है, जीएसटी चार्ज करेगा। तो गुड्स के ऊपर भी लगता है, सर्विस के ऊपर भी लगता है, इसीलिए इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो आपका दिमाग में और एक क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी बस इंडिया ही में है कि बाहर भी जीएसटी है? तो आई थिंक आई थिंक नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इन, मतलब जितना भी कंट्री है मैक्सिमम कंट्री में जीएसटी चलता है। इंडिया में जीएसटी आया कब से? 2017 से इंडिया में जीएसटी आया। 2017 का पहले और क्या क्या टैक्स था? 2017 का पहले इंडिया में और क्या क्या टैक्स था? एक तो था वैट, मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स। दूसरा होता है कि सीएसटी। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के ऊपर अलग से टैक्स था। ऐसे बहुत सारा टैक्स था जीएसटी आने का पहले। तो जीएसटी आने का बाद आने का टाइम गवर्नमेंट ने क्या कहा एक्चुअली? गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जीएसटी ला रहे हैं, इसलिए क्या होगा, सामान का जो दाम होता है ना वो दाम घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा बोला था। कितना दाम डिक्रीज हुआ, कितना दाम इंक्रीज हुआ, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बस गवर्नमेंट को पता नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी एक्चुअली गवर्नमेंट ने सोचा था एक, हो गया दूसरा। गवर्नमेंट क्या सोचा था, गवर्नमेंट क्या सोचा था वो बताता हूँ, उसका पहले और एक चीज समझ लीजिए। जीएसटी आने का पहले काम कैसे होता था? जैसे कि मैं आप मैं आपको किसी चीज को सेल करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए एक आइटम मैं आपको सेल करता हूँ, उसका प्राइस है 10,000। गवर्नमेंट ने क्या बोला मुझे, भाई ये जो तू सामान उसको बेचेगा ना, इसका ऊपर सपोज 20% टैक्स चार्ज कर ले। तो मैंने इसको 20% टैक्स चार्ज किया, मतलब ये 2,000 एक्सेस हो गया, तो ये 12,000 मैंने आपको बेचा। आपने खरीदा 12,000 से, आपने किसी तीसरे व्यक्ति को सेल करना है आपको, ठीक है। तो आपको भी गवर्नमेंट आके वही बात बताता है, भाई जब तूने उसको सेल करेगा ना, तब इसका ऊपर भी 20% टैक्स चार्ज कर देना। तो देखिए, आप 12,000 का ऊपर अगर आप 20% चार्ज करेंगे तो कितना होता है? 2,400 आपको भी इसका ऊपर चार्ज करना है, मतलब ये हो जाएगा 14,400। तो एक चीज देखिए, जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ये टैक्स का ऊपर आपने भी तो टैक्स दे दिया ना, तो टैक्स का ऊपर टैक्स बन रहा है। इसे हटाने के लिए, इसे अगर सही से हटाया जा सकता है तो चीज़ों का दाम कम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स का ऊपर टैक्स लग जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो चीज़ है उसका दाम महंगा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है, सामान महंगा हो जाता है। क्यों महंगा होता है? टैक्स का ऊपर टैक्स लग जाता है, इसलिए। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि ये जो टैक्स का ऊपर टैक्स लगता है इसे हटाओ। इसे हटाने से सामानों का दाम बहुत बहुत सारा कम हो जाएगा। यही सोचकर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एक सबसम्ड टैक्सेशन है, मतलब इस जीएसटी आने का पहले जितना सारे टैक्स था, मैंने आपको बोला वैट, सीएसटी, ये सब चीज हट गया, मतलब एक ही जगह ये सब आ गया, जिसको कहते हैं जीएसटी। ठीक है, ये चीज अब सीख गए। अभी आते हैं कि जीएसटी में टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स में जैसे कि स्लैब रेट है,
2.5 लाख 3 लाख इसका ऊपर जाएगा तो इतना परसेंटेज टैक्स लगेगा, और उसका ऊपर जाएगा तो और भी परसेंटेज बढ़ जाएगा ना। इनकम टैक्स का स्लैब रेट आप एक बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्लैब रेट। लेकिन जीएसटी में कोई स्लैब रेट नहीं है। जीएसटी में कोई भी स्लैब रेट नहीं है। जीएसटी में क्या होता है, फिक्स्ड रेट। जीएसटी में क्या होता है, फिक्स्ड रेट टैक्स होता है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई जीएसटी में कितना परसेंट टैक्स लगता है। देखिए जीएसटी में जो टैक्स लगता है वो बहुत सारा परसेंटेज है। 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो अभी आपका सवाल क्या आएगा, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जीएसटी में मैक्सिमम 40% तक जा सकता है, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। और मिनिमम, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है भाई। मिनिमम 0 भी हो सकता है, टैक्स ना भी लग सकता है। टैक्स को ना लगना भी तो हम बोलेंगे कि हम रेट का अंदर काउंट करेंगे ना, कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, रेट नहीं लगेगा। तो आपको समझना क्या, जीएसटी में टैक्स कितना परसेंट लगता है, मैक्सिमम 40%। अभी आप अगर पूछेंगे कि बिस्किट का ऊपर कितना परसेंट है, चावल का ऊपर कितना परसेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर कितना परसेंटेज है, ऐसे सही बताओ तो किसी को परसेंटेज के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा आइटम का ऊपर कितना परसेंटेज लगता है। हजारों लाखों आइटम है, हर एक आइटम का ऊपर अलग अलग जीएसटी का परसेंटेज है। अब कितना याद रखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जीएसटी का रेट सही में किसी को नहीं पता है। सभी जो लोग काम करते हैं ना, वो पहले एक मंथ, अगर एक आपका एक प्रोडक्ट, आप एक ही प्रोडक्ट सेल करते हो, तो करंट मंथ पे आपका ऊपर जितना परसेंटेज जीएसटी चार्ज हो रहा है, नेक्स्ट मंथ भी वही परसेंटेज जीएसटी चार्ज होगा, अगले मंथ वही परसेंटेज लगेगा ना। जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर दे कि मेरा जीएसटी रेट आप आज से आपका इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, इसके अलावा जीएसटी रेट हमेशा सेम चलता है, ठीक है, और वो फ्लैट रेट होता है। अब आइए, अब आप जब काम करेंगे ना, तब आप ऑटोमेटिक गूगल करके देख लेंगे कि आपका प्रोडक्ट का ऊपर जीएसटी रेट क्या लगता है। अभी दूसरा चीज है कि क्या सोच रहा था मैंने, हाँ, अभी ये जो जीएसटी रेट है, जीएसटी रेट कैसे लगेगा। जैसे कि मैं आप बिस्किट बेचता हूँ या फिर मोबाइल बेचता हूँ, तो मोबाइल मोबाइल को सोचिए कि कितने तरीका का मोबाइल है। छोटा मोबाइल भी है, मतलब जो नॉर्मल फ़ोन है, अभी जो स्मार्टफोन हम लोग यूज़ करते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट होना चाहिए कि सेम रेट होना चाहिए। तो जीएसटी रेट एक्चुअली कौन सा आइटम पे कितना लगेगा वो आप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने दो चीज़ दिया है आपको। अगर आप गुड्स सेल करते हैं ना, तो गुड्स सेल का ऊपर गवर्नमेंट एक कोड लगा दिया है, HSN कोड। आप इसका फुल फॉर्म गूगल सर्च करके देख लेना, HSN कोड क्या होता है। नॉर्मली जब जीएसटी का परसेंटेज लगता है तो HSN कोड का ऊपर जीएसटी का परसेंटेज लगता है, ना कि आप कौन सा सामान बेच रहे हैं वो सामान का ऊपर जीएसटी रेट लगेगा, ठीक है। आप गूगल करिए, देख लीजिए HSN कोड। हर एक प्रोडक्ट का, दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट होना क्यों, हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड लगे, HSN कोड रहेगा ही। और जीएसटी परसेंटेज HSN कोड का ऊपर बेस करके ही बनता है। और अगर आप सर्विस देते हो तो आपका ऊपर SSAC कोड लगता है। वो SSC कोड का ऊपर डिपेंड करके जीएसटी रेट चार्ज होता है। समझ गए। जीएसटी रेट के बारे में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। बस आप अपना आइटम को गूगल में ढूंढिए कि इसका HSN कोड क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, वो इजीली मिल जाएगा। अभी आता है कि जीएसटी कैसे काम करता है।
करते हैं? जीएसटी कैसे कम करते हैं? मतलब देखिए, हमारा स्टेट में, हमारा हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में कितना सारा स्टेट है, आप एक बार देखिए। अप्रोक्स 28 स्टेट होना चाहिए, मतलब वो 28 स्टेट होते हैं, ठीक है। और कुछ यूनियन टेरिटोरी भी होता है। यूनियन टेरिटोरी मतलब जिसका खुद का असेंबली नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है यूनियन टेरिटरी को। एक्चुअली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है कि कौन सा स्टेट का ऊपर खुद का कंट्रोल रखना चाहिए और कौन सा स्टेट का ऊपर, मतलब कहाँ, किस जगह का ऊपर खुद का कंट्रोल रखना चाहिए। अगर उस जगह के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रखना चाहिए तो उसे गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी बोल के बता देता है, ठीक है। तो अब जीएसटी काम कैसे करते हैं वो देख लीजिए। एक होता है स्टेट, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। 28 स्टेट है, मतलब 28 हमारा जीएसटी एक्ट है, ठीक है। जीएसटी एक्ट, जितना स्टेट होगा हर एक स्टेट का अलग अलग जीएसटी लॉ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, उसके लिए लॉ एक ही है। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि 28 स्टेट है, मतलब 28 अलग अलग जीएसटी एक्ट है, जीएसटी लॉ है, तो हमको हर एक स्टेट का बारे में, हर एक स्टेट का जो लॉ है उसे स्टडी करना होता है? नहीं। जब जीएसटी इंडिया में आया था ना 2017 में, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका लॉ बना लिया था। अभी हुआ तो बहुत कुछ, सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। फिर क्या हुआ कि जितना भी स्टेट मान गया कि जीएसटी आना चाहिए, उसी स्टेट ने अपना खुद का जीएसटी एक्ट बना लिया। कैसे बनाया? जो सीजीएसटी था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट था, उसी को कॉपी करके खुद का नाम डाल दिया, बस इसी स्टेट है, ठीक है। तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट और स्टेट जीएसटी एक्ट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 99.99% सिमिलर है, बस दो एक जगह अलग है, वो काम करते करते सीख जाएंगे। अब अभी क्या हुआ? अभी हुआ कि ये जो जीएसटी में जो पैसा कलेक्ट होता है ना, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको मतलब लोगों को बोल दिया कि आज से आप लोग जीएसटी देंगे, तो हम लोग भी राजी हो गया कि हम लोग जीएसटी दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी हमको दे दीजिए। तो बीच में से ना जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग आ गया, वो लोग बोल रहे हैं कि आप सभी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, हमको अगर नहीं देंगे तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको जितना भी पैसा देना है टैक्स का, जीएसटी टैक्स का, आप एक काम कीजिए, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो खुश, दोनों पार्टी खुश, स्टेट गवर्नमेंट भी खुश, ठीक है, हम पैसा तो आपसे ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश है, हम तो पैसा आपसे ले लेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए, बाद में और थोड़ा इलेबरेट करूंगा मैं। अभी और एक चीज समझ लीजिए कि जब जीएसटी लगेगा ना, तब ये दोनों को एक साथ लगेगा। ये दोनों है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं कि है क्या। जीएसटी में जो टैक्स है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ब्रॉडली ये 3 टाइप का ही बनता है। सीजीएसटी मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो मोदी गवर्नमेंट लेगा। एसजीएसटी मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट लेगा। फिर आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब जो इंटीग्रेटेड टैक्स है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड मतलब हुआ कि हम तो पैसा एक ही बार में दे देंगे, क्योंकि
इसमें एक दिक्कत होता है जीएसटी में, कभी कभी ऐसा आपका सामने ऐसा कंडीशन आ जाएगा ना कि आप ना तो सेंट्रल को दे सकते हो ना आप स्टेट को दे सकते हो। हम लोग वो बेचारा बीच में ही फंस गया, तो वो क्या करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल ला के दिया, आप आईजीएसटी दे दीजिए। आईजीएसटी देने से क्या होगा, ये पैसा किसका पास चला जाएगा, सीजी का पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास चला जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दो पार्ट करेगा, आधा पैसा, मतलब एक्चुअली पहले तो 49-59, ठीक है, हम लोग आधा आधा ही समझ लेते हैं कि आधा पैसा 50% पैसा सीजी खुद का बस रख देगा, और बाकी जो 50% है ना वो एसजी को दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। तो इसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी। ये कब लगता है वो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ऐसा सोचिए कि जब जीएसटी चार्ज होता है, जीएसटी दो पार्ट में होता है। नंबर वन, आपके ऊपर आईजीएसटी लग सकता है। नंबर टू, आपके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक साथ लग सकता है। जो भी लगे ना क्यों, आपका टैक्स तो सेम देना है। अब ऐसा सोचिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा जिसका प्राइस था 10,000, आपने इसके ऊपर 18% जीएसटी देना है, ठीक है, मतलब 1,800 रुपीज़ आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो आप अभी फंस गए, किसको पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है कि मतलब एसजीएसटी पे करना है, कि आईजीएसटी पे करना है, कि सीजीएसटी पे करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप देखिए आपके ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, अगर आईजीएसटी लगता है तो ये पूरा 1,800 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए, और अगर ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता है तो आपके ऊपर सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आप 900 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, 900 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। देखिए इधर से भी आपको 1800 ही देना है और इधर भी आपको 1800 ही देना है, ठीक है। तो जीएसटी का जो रेट है, यूटी जीएसटी को बारे में अभी आप छोड़ दीजिए, ये बस स्टेट का ही ऑल्टरनेटिव है। जब स्टेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, तो एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। यही, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बस अभी एक आप कंक्लूजन पे आइए कि आपने क्या समझा। जीएसटी का जो पैसा चार्ज होगा वो आपका ऊपर हो सकता है कि आईजीएसटी चार्ज हो, या फिर अगर आईजीएसटी नहीं चार्ज होता है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होगा। आपका जेब से निकलेगा कितना, निकलेगा तो सेम अमाउंट। अगर 18% जीएसटी लगता है तो पूरा पूरा 18% जीएसटी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा आधा करके बांट लेता है, स्टेट को भी आधा देता है, खुद आधा रख देता है। अगर आपका ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है तब क्या होता है, तब आप खुद ही पैसे को दो पार्ट करके आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हो, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो चीज मैंने बताया ना, ये जो चीज मैंने बताया कि पैसा हम कभी कभी आधा दे देते, कभी कभी पूरा अमाउंट दे देते, पूरा अमाउंट देने को क्या बोलते हैं, आईजीएसटी पे करते, कभी कभी हम लोग आधा आधा करके देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है। तो एक्चुअली होता क्यों ऐसा, ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जिस स्टेट में प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है, जिस स्टेट में प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसी को पैसा मिलता है जीएसटी का, समझे।
क्या बोला मैंने, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जिस स्टेट में सामान को यूज किया जाता है उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसी को आधा पैसा मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पैसा मिलता है। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था जीएसटी में एक सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्या, सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई ऐसे समझिए कि ए एक सेलर है, बी एक बायर है। ए क्या है, सेलर, बी क्या है, बायर। इसका मतलब ए सेल करेगा किसको, बी को सेल करेगा, बी खरीदेगा, तो टैक्स का पैसा किसको जाना चाहिए, बी का। बी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसी गवर्नमेंट का पास पैसा जाना चाहिए, और ये जो सेल कर रहे हैं उसकी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का पास कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आता है कि ये जो आईजीएसटी मैंने बोला ना, आईजीएसटी तभी लगेगा अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो। इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तभी आईजीएसटी लगेगा। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब लगेगा, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाला चीज क्या है, ध्यान देने वाला चीज है कि इसमें देखिए, इसमें स्पेलिंग गलत मत कर दीजिएगा, इंटर है और है इंट्रा, लास्ट में क्या है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा वर्ड है कि सप्लाई। ठीक है, सप्लाई। तो मैं पहले काम करता हूँ, सप्लाई के बारे में बता देता हूँ, सप्लाई क्या है। जीएसटी का जो बेस है ना, जीएसटी का जो बेस है, जैसे कि आप एक घर बनाते हो तो उसका बेस अच्छा होना चाहिए ना। अगर बेस थोड़ा सा ढीला होगा तो आपका क्या होगा, घर गिर जाएगा। ऐसे जीएसटी का जो बेस है वो बेस होता है कि यही सप्लाई, ये जो सप्लाई वर्ड है यही जीएसटी का बेस है। जीएसटी जब आप थ्योरी स्टडी करेंगे तब उसमें यही वर्ड बार बार आएगा, सप्लाई 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 सप्लाई। तो सप्लाई आपका दिमाग खराब कर देगा कि सप्लाई क्या है, पहले इसे समझिए। सप्लाई होता है कि हम जिसे सेल कहते हैं ना, जीएसटी इसे सेल नहीं कहते। जीएसटी बोलता है कि भाई सेल तो एक छोटा वर्ड है, हम और भी बड़ा वर्ड में चाहिए। ठीक है, क्योंकि सप्लाई वर्ड अगर ना लाता तो जीएसटी में बहुत सारा चोरी हो सकता था। सप्लाई वर्ड एक वाइड मीनिंग ऑफ सेल है। सेल क्या है, मैं आपको सामान देता हूँ, आप मुझे पैसा देते हो, उससे हम कहते हैं सेल। जीएसटी बोलता है ना ना, सेल से नहीं होगा, और भी चीज ऐड होगा। क्या ऐड होगा, एक्सचेंज, बार्टर। ठीक है, लीज, लाइसेंस, जो भी है, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, बहुत सारा चीज है जिसका एक सबसम्ड मीनिंग होता है कि सप्लाई। समझ गए, नहीं तो क्या होता, देखिए मैं, आप बिजनेस करते हो, गवर्नमेंट आपको बोलता है भाई तू बिजनेस करता है, तू कस्टमर से जीएसटी का पैसा लाके मुझे देगा। आप क्या कहेंगे, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं कस्टमर के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज ना हो जाएगा।
आप अगर जीएसटी लगाते हो आपका प्रोडक्ट का ऊपर, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, कस्टमर बोलेगा कि रहने दीजिए, मैं दूसरी जगह से खरीद लूंगा। ठीक है, तो आप कस्टमर को ऑफर दे सकते थे कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे को पैसा मत दीजिए, मुझे एक दूसरा आइटम दे दीजिए जिसका वैल्यू उतने कीमत का हो। ठीक है, सपोज आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले हो, उसका प्राइस है 20,000। अब ठीक है, मैं सेलर हूँ, मैं रेफ्रिजरेटर सेल करता हूँ। मैंने आपको बोला काम कीजिए, आप मेरे से रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, बाद में मुझे पैसा मत दीजिए। क्या कीजिए, 20,000 का अप्रोक्स जितना गोल्ड बनता है आप मुझे गोल्ड दे दीजिए। ठीक है, तो एक क्या बना, एक बार्टर बना कि सामान का बदले मैंने सामान ले लिया। तो गवर्नमेंट जब कहेगा कि जीएसटी लाओ, तो मैं कहूँगा कि मैंने सेल किया ही कहा। मैंने अगर सेल किया होता तो मेरे पास पैसा भी तो आता ना, तो मेरे पास पैसा आया नहीं, इसका मतलब क्या है, मैंने सेल किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट भी फंस जाता है इसी चक्कर में ना। इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि इसी टाइप का जितना कुछ हो सकता है सबको लाके एक आइटम का अंदर डाल दो, उसका नाम दे दो सप्लाई। वही चीज गवर्नमेंट ने किया है कि सप्लाई का अंदर सब कुछ डाल दिया। अब देखेंगे कि बहुत सारा मेडिसिन शॉप जो होता है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है, वो अगर किसी मेडिसिन बनाता है तो कुछ मेडिसिन वो लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कोई पैसा चार्ज ही नहीं करते हैं और इसका बदले में कुछ सामान भी नहीं लेता है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि इसका ऊपर जीएसटी नहीं लगता है? इसका ऊपर भी जीएसटी लगता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट सप्लाई वर्ड को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया कि सप्लाई वर्ड को रख दो कि हर एक टाइप का जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई में आ ही जाए। ठीक है, वही गवर्नमेंट ने किया है। तो सप्लाई वर्ड के बारे में मोटा मोटी एक समझ आ गया आपको। ऐसे भी मैं आपको पूरा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। इसी सप्लाई के चक्कर में आपका 20 to 25 आवर्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो सप्लाई मोटा मोटी सीख गए अब। अभी ये देखिए, ए सेलर है, बी बायर है। अभी क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि जीएसटी क्या होता है, स्टेट वाइज होता है। जीएसटी क्या होता है, स्टेट वाइज होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो है मैंने बोला, और जीएसटी स्टेट वाइज लगता है। ठीक है, तो ए और बी मान लीजिए दोनों सेम स्टेट पे है, दोनों सेम स्टेट में रहते हैं। तो ए जो सेल करेगा ना बी को, तो ए क्या चार्ज करेगा, गुड्स का जो वैल्यू है वो तो चार्ज करेगा ही, उसका साथ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ गए, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि बायर एंड सेलर बोथ आर इन सेम स्टेट, दैट वी कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपका जीएसटी का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? जब बायर एंड सेलर दो पार्टी दे आर इन सेम स्टेट, दे आर बिलोंग टू सेम स्टेट, उसी टाइम पे सेलर जो बिल देगा, इनवॉइस देगा, इशू करेगा, उस इनवॉइस में क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा। अगर सेलर एंड बायर बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट, मान लीजिए कि मैं सेलर हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। आप एक बायर हो, आप कहाँ रहते हो, मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। तो मेरा स्टेट अलग, आपका स्टेट अलग। जब दोनों स्टेट का बीच में सप्लाई होता है ना, उससे हम कहते हैं कि
IGST, ठीक है, मतलब उस टाइम पे हम लोग लगाते हैं IGST। उससे क्या कहते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। तो इसे अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। इंटरस्टेट सप्लाई होता है और दूसरा होता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब जब दो अलग अलग स्टेट का बीच में सप्लाई होता है। सप्लाई का मतलब मैं और दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। कुछ भी ट्रांजेक्शन हो दो अलग अलग स्टेट का बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। और जब दोनों बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट पे होता है, उस टाइम क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसी टाइम हम कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं? CGST एंड SGST। तो पहले मैंने आपको जब बोला था कि IGST में आप सेम परसेंटेज देते, CGST SGST में आप दो अलग अलग देते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ सप्लाई का बात। अभी क्या होता है? हाँ, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? टाइप रखा है कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट बोल बोल रहा है कि GST जो होगा ना, उसमें 3 ऐसे नाम रख दिए जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है कि नील रेटेड, जब मैंने रेट पढ़ाया था तब आपको बोला था। एक नील रेटेड होता है, दूसरा जीरो रेटेड होता है, तीसरा एग्जम्प्ट होता है। जो एग्जम्प्ट है ना, एग्जम्प्ट मतलब इसका ऊपर GST लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा। ऐसा कब होता है कि GST कभी भी नहीं लगता है? कौन सा आइटम है? देखिए, जब GST आया था ना, GST आने का पहले जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, वो सबसे ज्यादा कहाँ से होता था? अल्कोहलिक लिकर से। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता था, मतलब टैक्स कलेक्शन का जो पैसा बनता था, वो कहाँ से आता था? अल्कोहलिक लिकर से। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब पार्लियामेंट ने बिल पास किया, हम GST ला रहे हैं, जितना भी टैक्स है सभी टैक्स को हम एक ही जगह ला के दे देंगे, ठीक है। तब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया। उन्होंने बोला कि देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम स्टेट गवर्नमेंट है, आप एक सम टैक्स लाएंगे तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगा। हम स्टेट चलाएंगे कैसे? स्टेट का बहुत सारा खर्चा होता है, वो पैसा हमको कहाँ से मिलेगा? हम हमें अब जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादातर अल्कोहलिक लिकर से मिलता है, ठीक है। वो तो आधा आधा हो जाएगा, तो हमें क्या फायदा हुआ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम कीजिए, हम कुछ आइटम को ना एक एग्जम्प्ट में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा? एग्जम्प्ट में डाल देने से उसका ऊपर GST कभी भी लगेगा ही नहीं। उसका ऊपर क्या लगेगा? पुराना जो टैक्स था, जैसे कि वैट था, ठीक है, वो बहुत हाई था। उसका परसेंटेज बहुत हाई था, 60-70% टैक्स होता है, ठीक है। वही चलाइए, उसका ऊपर हम GST में नहीं लाएंगे और उसके ऊपर GST चार्ज भी नहीं होगा। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी खुश हो गया। इसीलिए वही चीज अभी तक चलते आ रहा है कि एग्जम्प्ट में कुछ चीज नहीं आएगा इसके ऊपर। ये GST से बाहर ही है, ये GST से पूरा बाहर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं कि जो अल्कोहलिक लिकर होता है, फिर आ, आ, उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट में जो फ्यूल भरते हैं ना, फ्लाइट में एरोप्लेन में जो फ्यूल भरता है, वो सब चीज़, मतलब उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं 5 PPE ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जो होता है उसका ऊपर GST नहीं लगते हैं। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, आर इसे टर्बाइन ऐसे कुछ आता है, ठीक है। वो तो गया एग्जाम।
ये जीएसटी से बाहर है। फिर आता है ये दोनों, नील रेटेड जीरो रेटेड। नील रेटेड जीरो रेटेड मतलब क्या होता है? तो उस टाइम गवर्नमेंट तो हल्ला करने लगा कि जीएसटी नहीं आने देंगे, तो पब्लिक भी उसी चक्कर में हल्ला करने लगा कि जीएसटी आने से टैक्स और भी बढ़ जाएगा, हमको नहीं पता, हम तो जीएसटी लाने नहीं देंगे। तब गवर्नमेंट बोलता है कि देखिए, जो हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि चावल, आटा, ठीक है, मैदा, ऐसा जो भी चीज़ होता है जो हर रोज खाने का चीज़ होता है, और जो पैकेज फूड नहीं है, उसके उसका ऊपर जीएसटी तो लगाएंगे ही नहीं। और कुछ आइटम के ऊपर हम लोग नील रेटेड लगा देते हैं कि इस ये तो जीएसटी का अंदर है, लेकिन इसका ऊपर कोई परसेंटेज नहीं होगा। जीएसटी का प्रोडक्ट है, लेकिन कोई परसेंटेज नहीं होगा। तो पहले ये दोनों चीज़ को एक अच्छे से समझ लीजिए कि नील रेटेड और एग्जम्प्ट में क्या डिफरेंस है। एग्जम्प्ट मतलब जो जीएसटी में आता ही नहीं, जीएसटी से बाहर कर दिया, उसे कहते हैं एग्जम्प्ट। और नील रेटेड किसे कहते हैं? जिससे हम लोग जीएसटी में लाते हैं, लेकिन जीएसटी का आइटम है, लेकिन उसका ऊपर कोई रेट नहीं लगता। तो रेट अगर नहीं लगेगा तो जीएसटी में रहना ना रहना सेम ही होता है, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी से अगर बाहर चला जाएगा ना, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो दूसरा टैक्स लग जाएगा। अगर आप जैसे कि अल्कोहलिक लिकर, इससे आप जीएसटी से बाहर कर दिया, तो इसके ऊपर क्या लग गया? वैट लग गया। लेकिन चावल जैसे कि सभी लोग खाते हैं राइस, उससे हम जीएसटी से बाहर कर देंगे, तो वैट भी तो लग जाएगा, दूसरा कोई ना कोई टैक्स तो लग जाएगा ना। इसीलिए उसे जीएसटी का अंदर रख दिया, लेकिन रेट जीरो कर दिया। जीरो मतलब नील कर दिया, उसके ऊपर रेट ही नहीं है कोई। फिर आता है क्या? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ आइटम को रखा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अभी तक तो जीरो चार्ज करते आ रहा है, लेकिन जब जरूरत होगा तो गवर्नमेंट उससे जीरो से हटा के दूसरा परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एग्जम्प्ट मतलब जिसका ऊपर जीएसटी है ही नहीं, जो जीएसटी से बाहर है चीज। नील रेटेड मतलब जो एसेंशियल आइटम होता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी में ला के रख दिया, लेकिन कोई परसेंटेज नहीं लगाया। और जीरो रेटेड सप्लाई मतलब गवर्नमेंट कहते हैं कि इसे अभी तो जीरो रेटेड रखो, बाद में अगर जरूरी होता है तो उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीएसटी का परसेंटेज। अभी इस पेज में मैंने जो भी लिखा था आपको समझा दिया। अभी इस पेज में आइए। तो जीएसटी में अब क्या होता है, थोड़ा चीज तो आप समझ गए होंगे। अभी है तो बहुत कुछ, जैसे कि एक रिवर होता है ना, जीएसटी भी ऐसा ही है। इसका अंदर बहुत कुछ है, बस आपको ढूंढना है। और आप जितना भी सीखते जाएंगे उतना ही चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। अभी काम करने के लिए और एक चीज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जीएसटी में क्या होता है कि एक नॉर्मल स्कीम चलता है और दूसरा चलता है कंपोजिशन स्कीम। आप बोलेंगे कि स्कीम क्या है, गवर्नमेंट बोलेगा कि बेटा सब कुछ तो समझ लिया, अभी पैसा तो हमको दो। गवर्नमेंट यही बोलेगा ना कि जो सीखने का चीज है वो तो सीख गया, अभी पैसा कैसे हमको दोगे? तो पैसा देने के लिए, मतलब गवर्नमेंट पैसा लेने के लिए एक स्कीम रखा, बोला कि भाई स्कीम तो रहेगा एक नॉर्मल स्कीम, दूसरा होगा कि कंपोजिशन स्कीम। तो आप बोले कि तो स्कीम समझाइए, क्या स्कीम है? तो गवर्नमेंट बोलता है देखिए, बिजनेस को बोलता है, आपको नहीं, बिजनेस को बोलता है कि जो पैसा है वो आपको तो पहले कैलकुलेट करना होगा। आप बोलेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें? तो गवर्नमेंट ने आपको समझा दिया, देखिए
कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपका जो सेल्स है ना पूरा मंथ का, तो आपने बोला कि मंथ क्यों चाहिए, गवर्नमेंट बोले कि जीएसटी तो हम मंथ वाइज ही लेंगे, हम इनकम टैक्स जैसा ईयरली वेट नहीं कर सकते, हमको मंथली चाहिए, जरूरत पड़े तो डेली भी चाहिए। ठीक है, ऐसे डेली होता नहीं, मंथली चाहिए गवर्नमेंट को। तो बोले ठीक, आप बोले कि ठीक है मैं मंथली पैसा दे दूंगा। अब स्कीम समझिए। तो गवर्नमेंट ने बोले कि पहले काम कीजिए, आप मंथली जितना भी सेल करते हो, मतलब मंथ एंड स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 तारीख से, खत्म होता है कब, 30 या 31st। तो 1 से लेके 30 या 31st तक जितना भी सेल किए होंगे, उस सेल के ऊपर आप टैक्स भी लगाए होंगे। आपने सेल किया है तो सेल के ऊपर टैक्स भी तो लगाए होंगे ना, तो वो टैक्स मेरे को दीजिए। तो आपने बोला कि एक बार हमको समझा दीजिए कि हम जब सेल करेंगे तब टैक्स कैसे लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, आपको सेल करने का टाइम आपको इनवॉइस इशू करना होता है। क्या होता है, सेल करने का टाइम इनवॉइस इशू करना होता है। तो आप बोले कि इनवॉइस इशू करते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट बोले कच्चा वाला इनवॉइस नहीं, पक्का वाला इनवॉइस होना चाहिए। तो आपने पूछा कि कच्चा वाला पक्का वाला क्या होता है। गवर्नमेंट बोले कि देखिए, पक्का वाला वही होता है जो जिसपे जीएसटी नंबर होगा। तो आपने बोला ठीक है, जीएसटी नंबर हो जाएगा। फिर सोचे कि जीएसटी नंबर कैसे होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोले पहले आप बिजनेस हो, आपको जीएसटी के लिए एप्लीकेशन डालना होगा। कहाँ डालना होगा, जीएसटी पोर्टल पर डालना होगा। एप्लीकेशन डालने से 15 डेज का, ऑलमोस्ट 15 डेज का अंदर आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो जैसे आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है ना, ऐसे आपका एक जीएसटी प्रोफाइल भी बन जाएगा। उसमें आप आपका पूरा जीएसटी का हिसाब किताब उसी में मेंटेन करेंगे। तो आपने बोला अच्छा बात है। तो एक बात बताइए कि जीएसटी नंबर होता कैसे है, दिखने में जीएसटी नंबर कैसा होता है। तो गवर्नमेंट ने बोले कि जीएसटी नंबर ऐसा होता है। देखिए, ये है मेरा एक जीएसटी नंबर। ये वाला है एक जीएसटी नंबर। तो आपने बोला इतना बड़ा, ये कितना डिजिट का होगा। गवर्नमेंट ने बोला कि ये 15 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। तो आपने बोला इसमें तो एबीसीडी लिखा है, एक बार समझा दीजिए। तो देखिए कैसे समझाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला ये जो पहले 2 नंबर दिया है ना, ये है आपका क्या, स्टेट कोड। आप कौन सा स्टेट में रहते हैं, इसका आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, आपका वो पहले 2 डिजिट देख के कि ये कौन सा स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन है। तो समझ गए, AS27 लिखा है, मतलब ये महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। मैं रहता हूँ कहाँ, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड क्या होता है, 19 होता है। ऐसे जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड होता है। तो जीएसटी नंबर जब भी आप देखेंगे ना, उसका सामने का जो 2 डिजिट है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है, उससे आप देख लीजिएगा। देखने से आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा स्टेट का है। फिर क्या होता है कि आपका जो पैन नंबर है, जीएसटी नंबर हमेशा पैन बेस्ड होता है। आपका अगर पैन नंबर नहीं होगा तो जीएसटी नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, किसी का जी और पैन नंबर ऐसे मत समझिए कि पैन नंबर आप और मेरा जो पैन नंबर है ना, वो पैन नंबर ही पैन नंबर है, ऐसा मत समझिए। जो बिजनेस होता है, बिजनेस का भी पैन नंबर होता है। बिजनेस का भी पैन नंबर होता है, बिजनेस का पैन नंबर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो इसका बाद जो होता है वो होता है कि बिजनेस का पैन नंबर, या फिर किसी इंडिविजुअल ने, मतलब जो इंडिविजुअल लोग बिजनेस करते हैं वो तो बिजनेस का पैन नंबर नहीं बनाएगा ना,
तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग अपना पैन नंबर ही यूज करता है बिजनेस के लिए, तो वही पैन नंबर रहेगा। फिर लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, ये होता है कि यूनिक कोड। अब ऐसे कुछ भी पैन नंबर तो नहीं डाल दिया ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने हर एक का जीएसटी में ऐसे नंबर डाल दिया, अलग अलग नंबर, जिससे गवर्नमेंट ट्रेस कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर समझ गए कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। पहले 2 डिजिट क्या होता है, स्टेट कोड होता है, फिर आपका 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, फिर जाके 3 डिजिट यूनिक की होता है। तो आपका पास जीएसटी नंबर मिल गया। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखिए गवर्नमेंट आपको ऐसा बोल रहा है, आप जब सेल करेंगे, मतलब सप्लाई करेंगे, सेल और सप्लाई में डिफरेंस आपको पता है। जब आप भी सेल करेंगे या फिर सप्लाई करेंगे, तो आपको एक इनवॉइस इशू करना होता है। इशू मतलब देना होता है बायर को, ठीक है, इनवॉइस इशू करना होता है। तो आपने बोला ठीक है, इनवॉइस इशू कर देंगे। इनवॉइस में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट बोलते हैं क्या होना चाहिए, उसका पहले ये समझिए। जो जीएसटी अपने जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस को हम कहते हैं कि जीएसटी इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। सेल इनवॉइस जो होता है, अगर उसमें जीएसटी नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो उससे हम कहते हैं जीएसटी इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अभी ये इनवॉइस में क्या होना मैंडेटरी है। एक जीएसटी इनवॉइस को वैलिड बनाने के लिए आपको डेट रहना चाहिए, आप किसको सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। आपने कभी ना कभी तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन साइट से खरीदे होंगे ना, सामान खरीदे होंगे। तो आपको जो इनवॉइस मिला, उसे आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या है। उसमें आपको डेट दिखाई देगा, आपका नाम भी उसमें होगा, जिसने सेल किया है उसका भी नाम होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो जो उन्होंने जो ट्रांजेक्शन मतलब सप्लाई किया है, सेल किया है, वो सेल कहाँ से कहाँ तक किया है, ठीक है। क्योंकि एक इसलिए चाहिए, मैंने आपको जो बोला सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा कि आपका सप्लाई कहाँ हुआ है, कौन सा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होगा, आपका जो इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई से ये डिसाइड होगा कि कहाँ सप्लाई हुआ है। नॉर्मली मान लीजिए आपका एड्रेस होना चाहिए, तो एड्रेस से पता लग जाएगा आप कौन सा स्टेट का है। अगर सेलर और आप दोनों एक ही स्टेट का है, तो आपका ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं, तो आपका ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी होता है कि आइटम नेम, कौन सा आइटम आपको सेल किया गया है। फिर होता है कितना क्वांटिटी सेल किया गया है, सेल किया है आपको, वो लिखा होगा। तीसरा जीएसटी तो हो गई। फिर जीएसटी का पहले और एक चीज इधर होना चाहिए, जो है HSN कोड। क्या है, HSN कोड, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। HSN कोड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, HSN कोड क्या होता है, वही होना चाहिए, ठीक है। फिर CGST SGST होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप एक बार याद करके रखिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो कि किसी क्लाइंट ने आके आपको बोल दिया कि मेरे को एक इनवॉइस बना दीजिए, तो उसी इनवॉइस के अंदर आपको ये सब चीज़ ऐड करना होगा, नहीं तो वो वाला इनवॉइस आपका इनवैलिड बताया जाएगा, ठीक है। तो इनवॉइस आपने समझ गया। अभी गवर्नमेंट क्या कहता है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया, ये क्वार्टरली रिटर्न चाहिए, ठीक है। आइए, अब गवर्नमेंट आपको जो स्कीम समझाने वाला था, उसे थोड़ा समझ लीजिए। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि
देखो भाई, जो स्कीम है हमारा वो ऐसा है कि आप जो स- आप नॉर्मल स्कीम लीजिए या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लीजिए। तो आपने बोला कि पहले एक काम कीजिए, हमें नॉर्मल स्कीम के बारे में बताइए कि आपका नॉर्मल स्कीम क्या चलता है। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको कि देखिए हमारा जो नॉर्मल स्कीम चलता है, मतलब जीएसटी में स्कीम तो मंथली ही चलता है, और नॉर्मल स्कीम जो है उसमें आपको 2 फॉर्म फिलअप करना होगा हर मंथ। तो आपने बोला ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, मैं बिजनेस करूँगा या फिर फॉर्म फिलअप करूँगा? तो गवर्नमेंट ने बोला आपका पास ऑप्शन तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले तो आप सुन लीजिए कि ऑप्शन है क्या, ये फॉर्म है क्या। तो आपने बोला बताइए। गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए, अरे ये कभी कभी अच्छे से करते हैं, कभी गलत कर देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो GSTR 1 बोल के एक फॉर्म होगा और दूसरा फॉर्म होगा GSTR 3B बोल के। तो बोला अच्छी बात है, 2 फॉर्म है, एक का नाम GSTR 1, दूसरे का नाम है GSTR 3B। तो बताइए इसके बारे में। फिर गवर्नमेंट बताता है देखिए, ये जो GSTR 1 है ना, ये होता है कि आपका सेल रिपोर्ट अपने पूरा मंथ फास्ट, मतलब 1 तारीख से स्टार्ट करके 30, 31, मतलब 31 तक जितना भी सेल किए होंगे उसका एक रिपोर्ट बनाइए, हमको दे दीजिए। आपने बोला कि रिपोर्ट दे दूंगा, लेकिन रिपोर्ट में होना क्या चाहिए? गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि B2B ट्रांजेक्शन क्या है और B2C ट्रांजेक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपने बोला बता दीजिए B2B ट्रांजेक्शन क्या होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, आप एक बिजनेसमैन हो, आपका पास GST नंबर है, आपने बोला है। बोले कि आपने किसको सेल किया है, आपने जिसको सेल किया है उसका पास GST नंबर है? आपने बोला किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला आपने जिसको सेल किया अगर उसका पास GST नंबर होता है तो उस पार्टी को हम लोग कहते हैं बी उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं B2B ट्रांजेक्शन। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। आपका पास GST नंबर है, आप किसी दूसरे पार्टी को सामान सेल करते हो, तो अगर उस पार्टी को भी GST नंबर है तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं B2B ट्रांजेक्शन। अगर उस पार्टी का GST नंबर नहीं है, मतलब वो लास्ट कंज्यूमर है, GST नंबर किसका पास नहीं होगा? जो लास्ट कंज्यूमर है, जैसे कि हाँ मैं, हमारे पास GST नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर। तो वो जो ट्रांजेक्शन है ना उससे हम कहते हैं B2C ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। फिर बोला और क्या चाहिए, आपने बोला और क्या चाहिए। गवर्नमेंट बोले एक काम कीजिए, आप एक समारी बना के दीजिए HSN कोड वाइज। HSN कोड वाइज मतलब HSN समारी बोलते हैं हम लोग, HSN समारी बना के दीजिए। तो आपने बोला कैसे HSN समारी बनाते? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि HSN समारी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं, एक बार देखने से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने बोला और क्या क्या है स्कीम में, मतलब रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ने बोला कि एक डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट रहता है, फिर एक क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट रहता है, अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, और इनवर्स डिटेल्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो फॉर्म जो आप GSTR 1 फाइल करेंगे, फाइल करने का टाइम आपको ये सब कुछ एक वर्किंग शीट बना के रखना है, और आपको GSTR 1 फाइलिंग करने का टाइम ये सब चीज़, मतलब इसका डिटेल्स उसमें अपलोड करना, अपलोड नहीं मतलब पुट करना होता है। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स और एक बार समझ लीजिएगा। B2B होना चाहिए, आपने जितना सेल किया है सेल्स लेजर को हम लोग एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसमें से फिल्टर आउट करके देखते हैं कितना B2B ट्रांजेक्शन है वो डालते, कितना B2C है वो डालते, दोनों का ही हम लोग HSN समरी बनाते वो डालते। फिर आता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट,
अमेंडमेंट, इनवॉइस डिटेल्स, ये सब चीज डालना होता है। अभी वर्किंग तो आप लोग कर, मैं आपको दिखा दूंगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना झमेला नहीं है। अभी ये चीज जो है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा, ये थोड़ा अच्छा चीज है। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट होता है मतलब आई एम डेबिटिंग द पार्टी। सिंपल मीनिंग मैं यही बताऊंगा कि डेबिट नोट होता है डेबिटिंग द पार्टी। क्रेडिट नोट होता है क्या? क्रेडिट नोट होता है कि क्रेडिटिंग द पार्टी। अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्यूजन बनाता है ये चीज। डेबिट नोट मतलब डेबिटिंग द पार्टी, क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिटिंग द पार्टी। और ये दोनों चीज ही कौन इशू करेगा, मतलब ये दोनों चीज कौन देगा, कौन बनाएगा, किसको देगा? जीएसटी में अलग है, अकाउंट्स में अलग है, ठीक है। क्या बोला मैंने? डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट जीएसटी में अलग है और अकाउंट्स में अलग है। अब और एक बात हम लोग बताते हैं कि डेबिटिंग द पार्ट, डेबिट नोट मतलब इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, क्रेडिट नोट मीन्स डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। कौन इशू करता है पहले ये समझ लीजिएगा। इशूड बाय सेलर। कौन इशू करेगा? इशूड बाय सेलर, दोनों ही, दोनों ही, ठीक है। डेबिट नोट भी क्रेडिट नोट भी, दोनों ही कौन इशू करेगा? सेलर इशू करेगा। किसको इशू करेगा? बायर को। एक एग्जांपल देख लीजिएगा। एक सेलर है, ठीक है, और इधर एक बायर है। सेलर ने जब बायर को कुछ सामान बेचा, गुड्स सेंट ऑफ 1 लाख, सेलर ने बायर को 1 लाख का गुड्स भेजा है, ठीक है। तो क्या सेलर क्या करेगा? सेलर एक इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा बायर को कि भाई मैंने तुझे 1 लाख का सामान दिया, इसका ऊपर इतना जीएसटी लगता है, तो मुझे दे दे। अभी बायर बोला कि ठीक है, मैं 1 हफ्ता बाद माल चेक करके आपको पैसा दे दूंगा। 1 हफ्ता हुआ नहीं, 2 दिन बाद ही बायर ने जब वो चेक करने बैठा ना आपका माल, तो चेक करते समय क्या देखा कि 20, आपने जो 1 लाख का गुड्स भेजा था उसमें से 20,000 का गुड्स तो खराब निकला। तो बायर वो खराब सामान रख के क्या करेगा? तो बायर ने बोला कि 20,000 का गुड्स आप ले जाओ। बायर क्या बोलेगा? 20,000 का गुड्स अब ले जाओ। तो आप बोलिए, अरे हाँ, तो आप बोलते हैं कि मैं, अरे हाँ, बायर ने बोला कि आप 20,000 का गुड्स ले जाओ। तो आपने बोला कि 20,000 का गुड्स मैं लेके करूंगा क्या? क्या करूंगा वो तो आप बोल नहीं सकते ना, वो तो आप मन में बोल सकते हैं, लेकिन आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो आपने 20,000 का गुड्स ले लिया। अब सेलर हो आप, अपना दिख से सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आप जो बुक्स मेंटेन करते हैं ना, आप तो कहीं पर लिख के रखे होंगे कि मैंने इसे 1 लाख का गुड्स दिया था और इसने मुझे 20,000 का गुड्स, 20,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे कि हमको कितना पैसा उनसे मिलना है, यही बोलेंगे ना। कितना मिलना है? 1 लाख का आप भेजे थे, उनमें से 20,000 का वापस हो गया, मतलब 80,000 का गुड्स, 80,000 का, सॉरी 80,000 उनसे लेना है। सेलर क्या बोलेगा? एक बायर से 80,000 पैसे, 80,000 लेना है। तो अकाउंट्स में हम लोग कैसे बनाते हैं? सेलर के लिए आप एक अकाउंट्स मतलब लेजर अकाउंट खोलते हैं। आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे? आप बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। सेलर के लिए जो बायर है तो डेटर्स ही है ना, सेलर के लिए जो बायर है वो तो डेटर्स है। डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स बोल के हम लोग डालते हैं कि 1 लाख उनसे लेना है। डेटर्स अकाउंट में
अपने डेबिट साइड डाल दिया टू डेटर्स, 1 लाख लेना है, ठीक है, टू सेल्स बोल के 1 लाख लेना है। अब ये क्या हुआ, बायर ने जब वापस कर दिया 20,000 का गुड्स, आप उसका उल्टा साइड लिखेंगे कि सेल्स रिटर्न बोल के 20,000 गुड्स वापस आ गया है। तो अब ये दोनों साइड अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 80,000 ही डिफरेंस आएगा। तो ये जो एंट्री आपने पास किए होंगे ना, ये एंट्री कैसे होगा, सेलर ने बायर को एक क्रेडिट नोट इशू करता है। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब क्या होता है, आई एम क्रेडिटिंग द पार्टी। क्रेडिट नोट मतलब मैंने आपको क्या समझाया, क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिटिंग द पार्टी, ठीक है। मैंने क्रेडिट नोट कर दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। इस साइड क्या होता है, डेबिट होता है, और इस साइड क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री डाल दिया, मतलब क्रेडिटिंग किया मैंने। तो जीएसटी में डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इशू किया जाता है। क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब गुड्स रिटर्न आता है, या फिर सेलर ऐसा भी तो बोल सकता था कि आपने जो 1 लाख का माल भेजा ना, वो आपका हिसाब से 1 लाख है, लेकिन मैं उसका भाव इतना नहीं दूंगा, उसका भाव मैंने 90,000 ही दूंगा। आपको बेचना है तो आप दीजिए, अगर आपको नहीं बेचना है तो आप वापस माल ले जाइए। तो अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप क्या सोचेंगे कि छोड़ो 10,000, उसको 90,000 में ही दे दो। तो अगर आप उनसे 90,000 ले लेंगे तो कुछ गलत नहीं हो गया। आपने जब इनवॉइस उनको दिया था, तब इनवॉइस कैसे बनाया था आपने, जब आपने इनवॉइस दिया था, इनवॉइस आपने कैसे दिया था कि जो गुड्स होगा, गुड्स 1 लाख का दिया था, उसका ऊपर जीएसटी लगाया था, मान लीजिए 18%, ठीक है। तो 18,000 का, 18,000 का आपने जीएसटी लगाया, तो आपने इससे बिल कितने का दिया, 1,18,000 का बिल दिया, ठीक है। अभी ये पार्टी बोल रहा है कि नहीं भाई, हम तो इतना पैसा नहीं देंगे, हम कितना देंगे, 90,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है भाई तुमने उससे 18,000 कलेक्ट किया, दो मुझे दो। लेकिन एक्चुअल में तो पार्टी 80,000 नहीं देता है ना, मतलब 1 लाख नहीं दे रहा है आपको। पार्टी आपको कितना दे रहा है, पार्टी आपको दे रहा है 90,000। इस केस का हिसाब से 80,000 है, यही मान लेते हैं। पार्टी आपको 80,000 दे रहा है, तो आपको जीएसटी चार्ज कितना करना चाहिए था, आपको जीएसटी ए वाला चार्ज नहीं करना चाहिए था। आपको जीएसटी ए वाला चार्ज नहीं करना चाहिए था, आपको जीएसटी कितना चाहिए था, 90,000 इंटू 18%, मतलब 16,200 चाहिए, करना चाहिए था। टोटल आपका इनवॉइस होना चाहिए था 80,000 प्लस 16,200, मतलब 96,200 होना चाहिए था। तो नुकसान किसका होगा, ये पैसा आपने जो ज़्यादा गवर्नमेंट को दे दिए तो गवर्नमेंट तो आपको वापस नहीं देगा, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं देगा। तब हम लोग क्या करते, क्रेडिट नोट इशू करते। हम गवर्नमेंट को बोलते हैं नहीं नहीं, पार्टी ने उतना पैसा नहीं दिया, पार्टी ने 80,000 ही दिया, इतना बनना चाहिए था, ठीक है। तो आप एक 20,000 का जो पैसा पार्टी ने दिया नहीं, उसका ऊपर एक 18% लगा के क्रेडिट नोट, मतलब 1,600 रुपये का गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे आप लोग। 18 से 1,600 ही होता है, ठीक है। तो वही होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होगा, डेबिट नोट होगा इसका उल्टा, डेबिट नोट होगा इसका उल्टा, ठीक है। आपने ऐसा मान लीजिए कि आपको गुड्स बेचना है, आपने क्या किया,
अपने वो एक गाड़ी आया, पार्टी ने गाड़ी भेज दिया, बोले कि भाई 1 लाख का गुड्स भेज देना, आपका बस गाड़ी आ गया। आपने पहले ही पार्टी को 1 लाख का बिल बना के दे दिया था। अभी पार्टी बोलता है, आपने देखा कि गाड़ी में आपने जो सामान भेजा ना, वो तो आधा ही गाड़ी भरा, बाकी आधा खाली है। तो आपने पार्टी को फोन लगाया, आपने बोले कि वो आपने जो गाड़ी भेजा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 1 लाख का गुड्स तो आधा गाड़ी हो गया, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लग ही जाएगा। एक काम कीजिए, और भी 50,000 का गुड्स मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में पैसा दे दीजिएगा। उस टाइम क्या होता है कि और भी पार्टी से आपको पैसा लेना है, मतलब आप डेटर्स को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप एक डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझ गए। अब अमेंडमेंट क्या होता है कि अमेंडमेंट मैं आपको बताने से अभी आप नहीं समझ सकते, ये सीधा आपको पोर्टल पे ही दिखाना होगा। और इनवॉइस नंबर मतलब इनवॉइस डिटेल्स मतलब ये होता है कि अपने ये जो सामान, ये जो B2B B2C किया ना, इसमें आप इनवॉइस दिए होंगे, वो इनवॉइस का जो नंबर होता है वही नंबर इसमें डालना होता है कि कितना आपका इनवॉइस का नंबर क्या है। आप ऐसा तो नहीं कि एक ही इनवॉइस बना के दो, मतलब दो सेल कर दिया लेकिन गवर्नमेंट को बोले कि अब हमने तो एक ही सेल किया। ऐसा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट आपका इनवॉइस नंबर को ट्रैक करता है। ठीक है, ये हुआ कि GSTR 1। फिर आता है क्या, फिर आता है GSTR 3B। GSTR 3B क्या होता है, GSTR 3B होता है कि आपने ये जो GSTR 1 फाइल किया, GST1 फाइल करने का टाइम आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। आपने जितना सेल किए होंगे उसका परसेंटेज टैक्स निकलेगा। वो वाला टैक्स को हम लोग जो पे करते हैं ना, उस पेमेंट को हम कहते हैं, मतलब एक्चुअल टैक्स जो पे करते हैं हम लोग, वो कैसे करते हैं, GSTR 3B फॉर्म फिलअप करके वो वाला टैक्स को हम लोग पे करते हैं। ठीक है, वो आते हैं GSTR 3B में। ठीक है, तो GSTR 3B क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्चुअल हम लोग जब टैक्स पेमेंट करते हैं उससे हम लोग GSTR 3B कहते हैं। और GSTR 1 बस फॉर्म फिलअप जैसा ही होता है। अभी ये जो चीज़ है, कॉम्पोजिशन स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न, ये अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, फिर उसका प्रैक्टिकल प्लस बना देंगे। ठीक है, अभी आपका ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू।